वीडियो लेक्चर की जो सीरीज आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है उसमें डिप्लोमा मैथमेटिक्स जो अपना कोर्स है उसके अंतर्गत मैं आपको अभी तक 3 वीडियो लेक्चर अलग अलग टॉपिक्स पे दे चुका हूं। आज हम जो चौथा टॉपिक है, नया टॉपिक, उसको लेकर आज आपके सामने वीडियो लेक्चर में दे रहा हूं। मेरा परिचय आप लोगों को पता है ही, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूं। मैं डॉक्टर जितेंद्र एरन, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। मैंने आपको जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि आपका जो मैथ्स का सिलेबस है डिप्लोमा मैथमेटिक्स का, वो टोटल 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है। और साथ ही मैं आपको ये बताया था कि हर यूनिट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनमें से सभी के लिए कोई ना कोई कोर्स आउटकम तय किया गया है, यानी अपने पूरे कोर्स के लिए अलग अलग 6 आउटकम होते हैं। और हर कोर्स आउटकम के साथ आप देखेंगे कि हर कोर्स आउटकम के लिए कुछ लर्निंग आउटकम भी बनाए गए हैं। मैंने आपको जो पहला यूनिट स्टार्ट किया था उसके अंदर 3 अलग अलग टॉपिक जो कि अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। एक था फैक्टोरियल नोटेशन, दूसरा था परम्यूटेशन, तीसरा था कॉम्बिनेशन। उसी के अंदर जो अगला टॉपिक आता है वो आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आज हम वो देखेंगे। उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको साथ में स्टार्ट में बता दूं कि इसमें कौन सा कोर्स आउटकम अचीव होगा और कोर्स आउटकम के लिए कौन सा लर्निंग आउटकम अचीव होने वाला है। तो जहां तक कोर्स आउटकम का सवाल है, ये सारे अलजेब्रा के टॉपिक हैं और जब तक अलजेब्रा के टॉपिक आएंगे सभी के अंदर कोर्स आउटकम वही रहेगा जो कि मैंने आपको बताया था। क्या कोर्स आउटकम था एक बार फिर हम देख लेते हैं। जो कोर्स आउटकम था वो ये था, डिस्क्राइब द अलजेब्रिक प्रोसेस टू सॉल्व इक्वेशन बाय मींस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन कॉम्बिनेटरी एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये सब सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। मतलब ये जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो आपके अंदर जो एबिलिटीज डेवलप होने वाली है वो कुछ इस तरह की डेवलप होंगी। इसके लिए पर्टिकुलर ये जो आज का टॉपिक है इसके लिए क्या लर्निंग आउटकम सेट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो लर्निंग आउटकम है वो है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग मिडिल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी नाम होता है द्विपद प्रमेय। जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप जाहिर सी बात है ये समझ जाएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम की कॉन्सेप्ट क्या होती है, द्विपद प्रमेय क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है। और जब आप एप्लीकेशन समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर हम किस प्रकार से मिडिल टर्म, एक पद आता है उसमें मध्य पद जिसको कहा जाता है, और एक विशेष प्रकार का पद होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या अचर पद, उनको कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं जो द्विपद प्रमेय है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही अलजेब्रा का पॉपुलर फार्मूला है जो आपने सभी ने जो भी 10th पास करके आए हैं, चाहे वो अभी हो सकता है कि 10th के बाद 11th 12th में किसी दूसरे स्ट्रीम में पहुंचने के बाद अभी डिप्लोमा कर रहे हो, यानी उनका बीच में कुछ मैथ से कनेक्शन छूट गया हो, लेकिन फिर भी ये ऐसा फार्मूला है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं। फार्मूला इस प्रकार से, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये मैं सोचता हूं कि जो मैथ्स पढ़ते हैं वो भी जानते हैं और जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि ये फार्मूला काफी पुराना फार्मूला है, काफी पहले आप लोगों ने पढ़ा होता है, काफी काम में आता है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं, द्विपद प्रमेय जो हम पढ़ने वाले हैं, उसकी शुरुआत यहीं से कहीं से होती है। आप देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर में 2 टर्म आ रहे हैं, a एंड b, तो 2 पद आने के कारण क्या कहा जाता है, द्विपद। ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, एक्सपांशन होता है, प्रसार होता है। इसमें क्या होता है कि 2 पदों को जब होल ब्रैकेट में लिखा जाता है उसके ऊपर कोई पावर आती है, जैसे कि यहाँ पे 2 पावर आ रही है, तो 2 पावर के लिए तो हम फार्मूला जानते हैं एक्सपांड करने का कि ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर यहाँ पर a प्लस बी होल टू दी पावर 2 से ज्यादा आ जाती है, मान लीजिए होल क्यूब आया, तो कुछ लोग a प्लस बी होल क्यूब भी जानते हैं, क्योंकि ये फार्मूला भी अलजेब्रा का फार्मूला, ये भी काम आता है ना। तो ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप एक तरफ देख रहे हैं कि एक प्रकार का बाइनोमियल पार्ट आ रहा है जिसके अंदर 2 टर्म आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई पावर आ रही है, और दूसरी तरफ जो आ रहा है उसका एक्सपांडेड फॉर्म आ रहा है। मतलब उसको जब एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करने पे क्या फॉर्म बनेगा, तो ये चीज हमारे सामने आ रही है। हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर में आप देख रहे हैं कि एक्सपांड करने के बाद जो राइट हैंड साइड हमारा आ रहा है, उस राइट हैंड साइड के अंदर कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं।
है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 2ab, और थर्ड टर्म क्या है बी स्क्वायर। है ना। आफ्टर एक्सपांसन आप देख रहे हैं कि इधर 3 टर्म आ रहे हैं, जबकि होल स्क्वायर था, होल टू द पावर 2 था, और जब होल क्यूब है यानी होल टू द पावर 3 है, तो उस केस में राइट हैंड के अंदर जो एक्सपांसन आ रहा है उसके अंदर 3 के बजाय कितने टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म आ रहे हैं। वो 4 टर्म कौन कौन से हैं, पहला टर्म है ए क्यूब, सेकंड टर्म है 3a स्क्वायर बी, थर्ड टर्म है 3ab स्क्वायर, और जो चौथा टर्म है वो है बी क्यूब। तो यहां पर हम ये देखते हैं, एक जो ऑब्जर्वेशन सबसे पहला निकल के हमारे सामने आता है वो ये आता है कि किसी भी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर या किसी भी बाइनोमियल एक्सपांसन में जो a प्लस बी के ऊपर पावर होती है, उस पावर पर डिपेंड करता है कि राइट हैंड साइड में कितने टर्म आएंगे। अगर 2 पावर होती है ना, होल स्क्वायर होता है तो 3 टर्म आ रहे हैं, होल क्यूब है 3 पावर है तो कितने टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ a प्लस बी टू द पावर 4 होता तो डेफिनेटली कितने टर्म आते, 5 टर्म आते। इट मींस क्या हुआ कि जितनी पावर होगी राइट हैंड साइड के अंदर एक्सपांसन के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होगी। अगर पावर 3 है तो 4 टर्म है, पावर 4 है तो इधर 5 टर्म आने वाले हैं, पावर अगर 6 है तो इधर कितने टर्म आने वाले हैं, 7 टर्म आने वाले हैं। तो जनरल अगर वे में बात की जाए तो जनरल वे में बात करके हम ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर यहाँ पर a प्लस बी की पावर 2 या 3 या 4 नहीं बल्कि n पावर होती है, n मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो अगर पावर n लें तो राइट हैंड साइड के अंदर जो एक्सपांसन बनेगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पावर जब 2 होती है तो राइट हैंड साइड में एक्सपांसन में 3 टर्म आते हैं, पावर 3 होती है तो 4 टर्म आते हैं, और पावर अगर n है तो कितने टर्म आने वाले हैं, n प्लस 1 टर्म आने वाले हैं। आप देखिए a टू द पावर n से स्टार्ट हो रहा है एक्सपांसन और b टू द पावर n पे जाके कंप्लीट हो रहा है। आप देखिए इस पैटर्न को, जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था और b स्क्वायर पे जाके कंप्लीट हुआ था। जब a प्लस बी होल क्यूब था तो a क्यूब से स्टार्ट हुआ था और b क्यूब पे जाके वो कंप्लीट हुआ था। जब a प्लस बी टू द पावर 4 होगा तो a टू द पावर 4 से स्टार्ट होगा और b टू द पावर 4 पर जाकर वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो पावर है वो 2 या 3 या 4 नहीं बल्कि n पावर है। तो राइट हैंड साइड के अंदर जो एक्सपांसन आने वाला है वो a टू द पावर n से स्टार्ट होगा और b टू द पावर n पर जाके कंप्लीट होगा। यहाँ पर a टू द पावर n पहला टर्म है एक्सपांसन का, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, और बीच में डॉट डॉट लगाए हैं। तो डॉट डॉट लगाने का मतलब है कि और भी टर्म उसमें आएंगे, इसी पैटर्न में उसमें टर्म आते जाएंगे, और फाइनली जो आखिर में जाके हमारे पास टर्म आएगा वो क्या होगा, b टू द पावर n, और वो कौन से नंबर का होगा, तो वो n प्लस 1वें नंबर का टर्म होगा। क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर में जो आखिरी टर्म आ रहा है b स्क्वायर, वो कौन सा नंबर वाला है, तीसरे नंबर वाला। a प्लस बी होल क्यूब में लास्ट में b क्यूब आ रहा है, वो कौन से नंबर वाला है, चौथे नंबर वाला। a प्लस बी टू दी पावर 4 अगर होगा तो लास्ट में b टू दी पावर 4 आएगा, वो कौन से नंबर वाला होगा, 5वें नंबर वाला। तो a प्लस बी टू दी पावर n में आखिर में b टू दी पावर n आ रहा है, वो कौन से नंबर वाला होगा, n प्लस 1वें नंबर वाला। तो इसमें टोटल कितने टर्म है, यहां से लेके यहां तक n प्लस 1 टर्म है। और एक्सपांसन वाले फॉर्मूले का जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि कितनी भी पावर हो, होल पावर, आप देख रहे हैं कि a यानी पहले टर्म की उतनी पावर से स्टार्ट होता है और आखिरी टर्म की उतनी पावर पे जाके वो कंप्लीट हो जाता है। और बीच में पैटर्न क्या है, तो बीच में पैटर्न वापस देखें आप, जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम a स्क्वायर, और जैसे ही आप अगले टर्म पे गए आप इस कॉफिशिएंट पे मत ध्यान दें कि ये 2 है कि 3 है, अभी इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि अगला जो टर्म आ रहा है उसमें a और b की और पावर कितनी है, तो जो पहला टर्म आ रहा है उसमें b है ही नहीं, ठीक है ना, और दूसरे टर्म में a आ रहा है उसके ऊपर पावर 1 कम हो गई। 1 कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे 1 ही रह गई, और साथ में b आना स्टार्ट हो गया इंटू b, और आगे गए तो एक पावर और कम हो जाएगी। तो a के ऊपर यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर थी, यहाँ पे और कम हो जाएगी, मतलब कितनी पावर हो जाएगी, 0। और 0 पावर होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो 1 हो जाएगा, इट मींस वहां पे a आएगा ही नहीं, और b की पावर बढ़ती जा रही है। पहले वाले टर्म में b है ही नहीं, दूसरे में b 1 पावर के साथ है, और अगले में b 2 पावर के साथ है। इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि a कंप्लीट खत्म हो गया और b फाइनली b स्क्वायर पे पहुंच गया। ऐसे जब a प्लस बी होल क्यूब देखा तो a क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, और a क्यूब से स्टार्ट होने के बाद अगले टर्म में आप देख रहे हैं कि a की 1 पावर कम हो रही है। 1 पावर कम होने का मतलब क्या है कि 3 के बजाय कितनी पावर रहेगी, 2, और आगे गए तो 1 पावर और कम हो गई, यहाँ पे 3 पावर थी, यहाँ पे 2 पावर हो गई, यहाँ पे 1 पावर हो गई, और आगे गए तो 1 खत्म हो गया क्योंकि a की पावर 0 हो गई। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं a की पावर रिड्यूस हो रही है
और b की पावर इंक्रीज हो रही है। पहले वाले में b है ही नहीं, दूसरे में b 1 पावर के साथ है, तीसरे में b 2 पावर के साथ है। इस प्रकार से b की एक एक पावर बढ़ती जा रही है और जैसे हम आखिरी में पहुंचे b क्यूब आ गया, इसमें आगे नहीं आएगा कुछ भी। तो यहां देख रहे हैं कि a प्लस बी टू द पावर n है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है a प्लस बी टू द पावर n, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। आई बात समझ में? और ये जो ऊपर फॉर्मूले हैं ये इसी बाइनोमियल थ्योरम के पर्टिकुलर फॉर्म है। पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कितनी पावर के लिए है? n पावर के लिए, और ये कितनी पावर के लिए है? 2 पावर के लिए, ये 3 पावर के लिए। जब आपको n पावर वाला फॉर्मूला या उसका पैटर्न पता लग जाएगा तो आपके पास कितनी भी पावर आए, 2, 3, 4, 5, 10, उन सब के लिए आप फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूले का जो पैटर्न है ये अपने को समझना है। आप देख रहे हैं कि पैटर्न ऊपर वाला जैसा ही है, जैसे ऊपर 2 फॉर्मूले का पैटर्न है वैसे इसका पैटर्न है कि a टू द पावर n से स्टार्ट हो रहा है, b टू द पावर n पे जाके कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं a की पावर एक एक कम हो रही है और b की पावर एक एक बढ़ रही है। a जितना कम होता है b उतना बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है? तो a टू द पावर n के बाद अगले टर्म में इस कॉफिशिएंट पे अभी ध्यान मत दें। यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है इस पर मत ध्यान दें, अभी बाद में बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि a की पावर अगले में कितनी आ गई? n-1। n-1 का मतलब है कि यहाँ पे a की एक पावर कम हो गई। उसके बाद इनटू कितना आ गया? b 1 आ गया, b 1 पावर के साथ आ गया, a 1 कम हो गया, b 1 बढ़ गया, यानी b यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे b आना शुरू हो गया। और अगले में गए तो a की एक पावर और कम हो गई। एक और कम होने का मतलब क्या है कि a की पावर n-1 की जगह कितनी पावर हो जाएगी? n-2, और b की एक पावर और बढ़ जाएगी। तो एक पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि b के बजाय कितना हो गया? b स्क्वायर। और आगे गए तो a की एक पावर और कम हो गई और b की एक पावर और बढ़ गई, और इसी पैटर्न को बढ़ाते बढ़ाते अंत में a खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब है कि जैसे यहाँ n-1 पावर हुई, यहाँ n-2 हुई, फिर n-3, आखिर में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि n-n पावर होगी, n-n, और उसमें b की पावर n होगी। जैसे n-3 है तो b क्यूब है, n-2 है तो b स्क्वायर है, n-1 है तो b की पावर 1 है। तो जब n-n होगा तो वहां b टू द पावर n होगा, और a टू द पावर n-n का मतलब है a टू द पावर 0, क्योंकि n-n माने 0, a टू द पावर 0 माने 1, यानी a खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ में b की पावर कितनी हो जाएगी? n, ये हो जाएगा। अब ये कॉफिशिएंट पर हम ध्यान देते हैं। अब देखिए a प्लस बी स्क्वायर में जो a स्क्वायर और b स्क्वायर पहला और आखिरी टर्म होता है उसमें तो कॉफिशिएंट सब में 1 1 आता है, इसमें भी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें भी 1 है। a प्लस बी होल क्यूब में भी a क्यूब और b क्यूब, इनमें कॉफिशिएंट 1 1 है। a प्लस बी टू द पावर n में भी a टू द पावर n और b टू द पावर n दोनों में कॉफिशिएंट 1 1 है। तो ये ऐसा है, लेकिन बीच में कॉफिशिएंट क्या है? तो बीच में आप देख रहे हैं इसमें एक ही टर्म आ रहा है, उसमें कॉफिशिएंट 2 है, इसमें बीच में 2 टर्म आ रहे हैं, इनमें कॉफिशिएंट 3 है। तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि जब n है तो बीच वाले सभी में कॉफिशिएंट n आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 2 और 3 आ रहा है, बट वो 2 और 3 पावर के कारण नहीं, वो कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो 2 है, ये 2 है, बट ये कैसे आया है? 2c1 अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि 2c1 कैसे निकाला जाता है। तो अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ये है 2c1 एक्चुअल में। ये जो कॉफिशिएंट है ये a प्लस बी होल क्यूब में a क्यूब के बाद वाले टर्म पे ये है 3c1। अब ये अलग बात है कि 3c1 को सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू 3 आ जाती है, तो इट इज 3c1। और आगे वाले टर्म पे 3c2, ये 3c1 है, ये 3c2 है। 3c1 को सॉल्व करते हैं तो भी 3 आता है, 3c2 को सॉल्व करते हैं तो भी 3 आता है, इस वजह से यहाँ 3 है। अगर यहाँ a प्लस बी टू द पावर 4 होता तो क्या होता? a टू द पावर 4 प्लस 4c1 इंटू a क्यूब इंटू b, यानी a की पावर 4 कर जाए, एक कम 3 हो जाती इंटू b, और यहाँ आता 4c1। उसके बाद अगले टर्म में आता 4c2 और a स्क्वायर, a की एक पावर और कम हो जाती है और b की एक और बढ़ जाती है इंटू b स्क्वायर, प्लस और आगे जाते तो क्या आता है 4c3 और a खत्म हो जाता है ना, 4c3 और a की एक पावर 1 बचती, 1 पावर बचती, और फिर क्या हो जाता है b क्यूब, और आगे जाते तो आखिर में a खत्म हो जाता है और b की पावर कितनी हो जाती? 4 हो जाती। तो बीच में जो टर्म आ रहे हैं उनमें कॉफिशिएंट क्या है? जैसे इसमें 2c1, इसमें 3c1 3c2। अगर a प्लस बी टू द पावर 4 होगा तो उसमें बीच वाले पदों में कॉफिशिएंट क्या आएंगे? 4c1 4c2 4c3 ऐसा आएंगे। ऐसे ही a प्लस बी टू द पावर n है तो उसमें बीच वाले टर्म में जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या है? nc1 nc2 nc3। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उनमें कॉफिशिएंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फर्दर टर्म में कॉफिशिएंट nc1 nc2 nc3 ऐसे आएंगे। तो ये पूरा बाइनोमियल थ्योरम होता है a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n प्लस nc1
into a to the power n minus 1 into b plus nc2 into a to the power n minus 2 into b square plus nc3 a to the power n minus 3 into b cube plus बीच में डॉट 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 और भी टर्म इसमें आते जाएंगे और आखिर में जाके क्या आएगा b to the power n। और यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर पावर n है तो यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं n प्लस 1। तो इतना अगर आपको क्लियर हो जाता है तो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। देखिए ऊपर मैंने लिखा है जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज का जो लर्निंग आउटकम है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का मिडिल टर्म और किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन का हो या थ्योरम का हो उसका कांस्टेंट टर्म। ये क्या होते हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल टर्म, क्योंकि मिडिल टर्म या कांस्टेंट टर्म या जो कुछ भी आपको निकालना है उसको निकालने के लिए पहले जनरल टर्म का पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म? आप देखिए जनरल टर्म का मीनिंग क्या है। जब a प्लस बी टू दी पावर n की बात करते हैं, वापस मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पे लेके आ रहा हूं, आप देख रहे हैं कि उसमें a टू दी पावर n पहला टर्म है, क्लियर है, और जो nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी आ रहा है दूसरा टर्म है, उसके बाद ये तीसरा टर्म है, उसके बाद ये चौथा टर्म है, उसके बाद आगे पांचवा छठा ऐसे टर्म आएंगे। लेकिन जनरल टर्म का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला तैयार करना इसको देखकर जिससे आप किसी भी नंबर वाले टर्म को निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए पांचवा टर्म निकालना है, छठा टर्म निकालना है, सारे नहीं निकालने हैं, तो मुझे जनरल टर्म पता होना चाहिए। तो जनरल टर्म का मतलब ऐसा टर्म जिससे सारे टर्म्स को निकाला जा सके, क्योंकि अपन पूरा फॉर्मूला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो नहीं लिखेंगे, अपन केवल उसके जनरल टर्म को लिखेंगे और जनरल टर्म से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो जनरल टर्म क्या है, मैंने आपके सामने एक बार दोबारा बाइनोमियल थ्योरम लिखा है, देखो ये पूरा लिखा है, जो मैंने आपको बताया वही थ्योरम दोबारा लिखा है। फिर मैं आपको बता देता हूं ये कौन सा टर्म है। पहला इधर राइट हैंड साइड में एक्सपांशन है, ये बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल पार्ट है और राइट हैंड साइड के अंदर उसका एक्सपांशन पार्ट आ रहा है। एक्सपांशन पार्ट के अंदर a टू द पावर n पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे है। मैंने यहाँ पे जनरल टर्म लिखा है टी माने टर्म और उसके नीचे इंडेक्स लगाया है r+1। टी r+1 का मतलब एक्चुअल में है r+1वां पद, r+1th टर्म, r+1 किसी नंबर को बता रहा है। जैसे मान लो t5 है ना, तो t5 का मतलब हो जाएगा पांचवा टर्म। अगर यहाँ t4 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा चौथा टर्म। अगर यहाँ t3 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा तीसरा टर्म। तो ये टर्म को बताता है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको t1 या t2 या t3 का फॉर्मूला नहीं बल्कि tr+1 लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है जनरल फॉर्म में। अब आप सोचिए कि अगर आपको मान लीजिए चौथा टर्म निकालना है, तो चौथा टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो tr+1 वाला फॉर्मूला लिखा है इसमें r की जगह कितना पुटअप कर देंगे 3। अब आप कहेंगे चौथा टर्म निकालना है और 3 पुटअप क्यों कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जब आप यहाँ r की जगह 3 पुटअप करेंगे देन इट बिकम्स 3+1, इट मींस क्या बन जाएगा 4, इट बिकम्स t4। तो t4 का मतलब क्या हो जाएगा चौथा पद हो जाएगा ना। तो चौथा पद निकालना है तो इसमें r की जगह 3 पुटअप करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको तीसरा पद निकालना है तो r की जगह कितना पुटअप करना पड़ेगा 2, क्योंकि r की जगह 2 पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t3। मान लीजिए 10वां पद निकालना है तो r की जगह कितना पुटअप करेंगे 9, तब ये क्या हो जाएगा t10, है ना, ऐसे। तो ये tr+1 जनरल टर्म से किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है आप समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो उस पर्टिकुलर टर्म को निकालने के लिए इसमें r की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कौन से नंबर का टर्म निकालना है। जैसे मान लीजिए a प्लस बी टू दी पावर 10 आ रहा है कहीं पर, तो a प्लस बी टू दी पावर 10 आ रहा है तो मुझे मालूम है कि जब होल पावर 10 आ रहा है तो उस एक्सपांशन में कितने टर्म आने वाले हैं 11, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जितनी पावर होती है एक्सपांशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो आते हैं उससे एक ज्यादा आते हैं। अगर पावर 10 है तो कितने टर्म आएंगे 11, अगर पावर 11 है तो कितने टर्म आएंगे 12। अब मान लीजिए होल टू दी पावर 10 वाली प्रॉब्लम है और होल टू दी पावर 10 वाली प्रॉब्लम से मैं आपसे पूछा फाइंड इट्स 14th टर्म, 14वां पद निकालो। अब आप सोचो कि जब a प्लस बी टू दी पावर 10 है तो क्या उसमें 14वां पद निकालना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि a प्लस बी टू दी पावर 10 है तो उसमें टोटल कितने टर्म आएंगे 11 पद से ज्यादा उसमें आने नहीं है, तो 14वां पद कैसे निकलेगा। तो आप ये भी ध्यान रखो कि प्रॉब्लम जो पूछा है जब होल पावर 10 है तो उसमें केवल 11 पद आएंगे, तो इन 11 में से कोई ना कोई पद निकालने को आपको दिया जाएगा,
क्लियर है? 11 से ज्यादा पद उसमें आएंगे नहीं। अब मान लीजिए इसमें 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरा एक्सपांशन थोड़ी लिखूंगा, मैं TR+1 का फॉर्मूला लिखूंगा और फॉर्मूला लिख कर उसमें आर की जगह कितना पुटअप कर दूंगा 10, क्योंकि आर की जगह 10 पुटअप कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा T11 और मुझे मिल जाएगा 11वां पद। क्लियर है? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका रहेगा। अब इस फॉर्मूले को देख लेंगे, ये फॉर्मूला क्या है, तो ये इसी से बना है। आप देखो, ध्यान दो कि जो दूसरा पद है, ये जो थ्योरम मैंने आपके सामने लिखा है, उसमें दूसरे पद में NC1 आ रहा है, तीसरे में NC2 आ रहा है, चौथे में NC3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर चौथे नंबर वाला पद है तो n तो ऊपर फिक्स है, C भी है, बट नीचे कितना आ रहा है 3, चौथे पद में नीचे 3 आ रहा है, तीसरे पद में नीचे 2 आ रहा है, पांचवें पद में नीचे 4 आएगा। ये पद कौन सा है? R+1 R+1 एक नंबर है अपने लिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस नंबर का पद निकालते हैं उससे एक कम वैल्यू आती है। जब चौथे नंबर का पद निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी है 3, तीसरे नंबर के पद की बात करें तो वैल्यू कितनी है 2, तो R+1वें नंबर की बात करें तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, इससे एक कम, इससे एक कम आने का मतलब क्या है, R+1 में से एक कम कर दो तो कितना होगा R, R+1 में से एक कम कर देंगे तो कितना बनेगा R। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है NCR। उसके बाद NCR के बाद ये कॉफिशिएंट हो गया, उसके बाद A और B आते हैं, और A और B के ऊपर पावर कितनी आती है, ध्यान दो कि जब दूसरा पद है तो उसमें NC1 है, और जब NC1 है तो A के ऊपर पावर कितनी n-1 और B के ऊपर कितनी पावर है 1। जब NC2 है तो उसमें A के ऊपर पावर कितनी n-2 और B स्क्वायर, और जब NC3 है तो A की पावर कितनी n-3 और B क्यूब। तो यहाँ NCR है, तो NCR है तो A के ऊपर कितनी पावर आएगी n-r। जब NC3 होता है तो पावर कितनी आती है n-3, तो NCR है तो पावर कितनी आएगी a टू द पावर n-r और इनटू b टू द पावर r। ये अपना फॉर्मूला बन गया TR+1 का। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो a प्लस बी टू द पावर n प्रॉब्लम होगी, और इस प्रॉब्लम का ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला बना उसमें जो n आ रहा है उसका क्या मतलब है, n का मतलब है कि इसके ऊपर होल पावर कितनी आ रही है। जब मान लीजिए a प्लस बी टू द पावर 10 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसमें a का मतलब क्या है, a का मतलब है कि ये जो बाइनोमियल पार्ट आपको दे रखा है उसमें पहले नंबर का टर्म क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इधर वाला a प्लस बी में, इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर a प्लस बी में पहला टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि x प्लस 1/x की पावर 11, तो x प्लस 1/x की पावर 11 का मतलब है कि पहले टर्म पे a की जगह x आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 1/x, यानी b की जगह कितना आ रहा है 1/x, और होल पावर मान लीजिए 10 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। तो इस प्रकार से a का मतलब है बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म, b का मतलब है बाइनोमियल का सेकंड, और n का मतलब है होल पावर जितनी आ रही है वो। ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में r की जगह कितना पुटअप करना है, r की जगह वो वैल्यू पुटअप करेंगे। ये इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको कौन से नंबर का टर्म निकालना है। अगर आपको 5वें नंबर का टर्म निकालना है तो r की जगह कितना पुटअप करना पड़ेगा 4। अगर 6ठे नंबर का टर्म निकालना है तो r की जगह कितना पुटअप करना पड़ेगा 5। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर हो गया? तो अब हमें यह समझ में आया कि a प्लस बी टू द पावर n जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं n+1। अगर होल पावर n है तो n+1 टर्म आते हैं राइट हैंड साइड में, और ये उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ये हमने अभी तक सीखा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, मिडिल का मतलब होता है सेंटर में कौन सा टर्म आ रहा है। सेंटर का मतलब क्या है, जैसे आप देखो जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर में कितने टर्म आ रहे थे, 3 टर्म, पहला दूसरा तीसरा। तो ये इधर जो एक्सपांशन आ रहा है इस तरफ, ये वाला, इस एक्सपांशन के अंदर बीच में कौन आ रहा है, देखो बीच में कौन है 2ab, तो इट इज द मिडिल टर्म। क्यों बीच में मान रहे हैं इसको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्म्स एक जैसे हैं। इधर इसके इस तरफ एक टर्म आ रहा है, इधर भी एक टर्म आ रहा है, तो ये बीच में हुआ ना। जब a प्लस बी होल क्यूब की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म आ रहे हैं। 4 टर्म आ रहे हैं तो बीच में कौन है, तो अभी आप देख रहे हैं बीच में अगर मैं मान लीजिए 3a² b को मानूं, तो 3a² b को अगर मैं बीच में मानता हूं तो ये बीच में नहीं है। बीच में होने का मतलब क्या है कि इसके इस तरफ जितने टर्म आए दूसरी तरफ भी उतने टर्म आने चाहिए। तो अगर मैं इसको मिडिल में मानता हूं तो इसके इस तरफ कितने टर्म आ रहे, 1 टर्म, और इसके इस तरफ कितने टर्म आ रहे, 2 टर्म। तो ये मिडिल में नहीं हुआ, बीच में नहीं हुआ। क्या ये बीच में है, ये भी बीच में नहीं है। क्यों बीच में नहीं है, क्योंकि अगर इसको बीच में मानता हूं तो इसके इस तरफ 1 टर्म है तो इधर भी 1 टर्म होना चाहिए, लेकिन इसके इस तरफ तो 1 टर्म है, इस तरफ 2 टर्म है, तो ये बीच में नहीं है।
तो ये दोनों में से कोई भी बीच में नहीं हो रही है, तो बीच में है नहीं, क्योंकि तो पहला और आखिर है, तो बीच में हो नहीं सकता। बीच में कौन है? तो ना तो ये बीच में है और न ये बीच में है, तो फिर मिडिल टर्म कौन सा हुआ? तो यहां पर हमें ये पता लगता है कि मिडिल टर्म यहां पर एक नहीं बल्कि दो मिडिल टर्म है। इन दोनों को ही मिडिल टर्म मुझे मानना पड़ेगा, संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से इनको मिडिल टर्म मानना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म ये वाला भी है, मिडिल टर्म ये वाला भी है। तो इन दिस केस देयर आर टू मिडिल टर्म, क्योंकि इन दोनों को मिडिल टर्म मानेंगे तभी ये मिडिल वाली बात होगी, क्योंकि उस केस में इधर भी एक टर्म छूट रहा है, इधर भी एक टर्म छूट रहा है, एक जैसे छूट रहे हैं, और यहां पर एक ही मिडिल टर्म है। यानी बाइनोमियल एक्सपांशन में कभी एक मिडिल टर्म होता है और कभी कितने मिडिल टर्म होते हैं? दो। अब वो कैसे? आप देख रहे हैं जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो तीन टर्म आए, तो तीन में से कौन बीच में है पता लग जाता है। लेकिन a प्लस बी होल क्यूब में चार टर्म आए, तो चार लोग बैठे हैं, चार में से बीच में कौन है? तो चार में से बीच वाली सीट तो पता लग नहीं रही ना। क्यों नहीं पता लग रही है? क्योंकि कौन सा नंबर वाले को बीच का माने? दूसरे नंबर वाले को, वो भी बीच में नहीं है, तीसरा नंबर वाला भी बीच में नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा दोनों को मिला के बात करें तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों मिलाकर बीच में है। अगर यहां a प्लस बी की पावर 4 होता तो a प्लस बी की पावर 4 में कितने टर्म आते हैं? 5 टर्म आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 5 टर्म जब आते हैं, इसके बाजू में एक टर्म और होता है, इधर होता है a की पावर 4, आखिरी में होता है b की पावर 4, बीच में और टर्म होते हैं। तो 5 टर्म आ रहे हैं, तो बीच में तीसरे नंबर वाला टर्म हो जाता है। क्यों तीसरे नंबर वाला टर्म हो जाता है? क्योंकि उसके इस तरफ 2 छूट रहे हैं और इस तरफ भी 2 छूटते हैं। अगर होल पावर 4 होता है, अगर एक टर्म और होता है ना, तो इसके इस तरफ 2 छूट रहे हैं, इस तरफ भी 2 छूट रहे हैं, तो एक मिडिल टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब पावर 2 है तो एक मिडिल टर्म, जब पावर 4 है तो भी एक मिडिल टर्म, पावर जब 6 है तो भी एक मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि जब पावर होल पावर 6 होगी तो 7 टर्म आएंगे, एक मिडिल टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब जब पावर इवन होती है ना, 2, 4, 6 इवन नंबर है, तो अगर a प्लस बी के ऊपर इवन नंबर पावर में आता है तो उस केस में एक मिडिल टर्म होता है। और जब पावर ऑड होता है, विषम संख्या पावर में आती है, तो उस केस में एक नहीं बल्कि कितने मिडिल टर्म होते हैं? 2 मिडिल टर्म होते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पर समझाया है कि जब a प्लस बी की पावर n आपको प्रॉब्लम दी जाए और उसमें जो पावर n आ रही है, अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब कैसी पावर है? 2, 4, 6, 8 ऐसी पावर है, तो उस केस में केवल एक मिडिल टर्म होगा। और जब a प्लस बी की पावर n में n जो पावर आ रही है, अगर वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो पावर अगर ऑड है तो उस केस में वहां पर कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म होंगे। तो मिडिल टर्म वाली प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तो उसमें मिडिल टर्म 1 या 2 होगा, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि पावर क्या आ रही है। आगे हम देखते हैं। अब यहां पर मैंने आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं। इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपसे उसने यही पूछा है कि मिडिल टर्म निकालो या कांस्टेंट टर्म निकालो। कांस्टेंट टर्म क्या होता है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। कांस्टेंट टर्म का हिंदी में मतलब होता है अचर पद। उसका क्या होता है, मीनिंग कैसे निकालते हैं, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉब्लम सेट आपके सामने बना के दिया है। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं सभी में a प्लस बी है, a प्लस बी बाइनोमियल पार्ट है, ऊपर कुछ ना कुछ पावर आ रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? पहला वाला 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर 10। इट मीन a की जगह 2 है, b की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, होल पावर 10 आ रहा है, n की वैल्यू 10 है। और यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द 7th टर्म, यानी इस एक्सपांशन का 7वां पद निकालना है। अब आप इस एक्सपांशन का 7वां पद निकालना है तो क्या वो पूरा एक्सपांशन जो बाइनोमियल थ्योरम मैंने बताई है वो पूरा लिखेंगे क्या? तो उसको पूरा लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको 7वें पद को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको a प्लस बी टू दी पावर n का जो मैंने जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया है TR+1, बस वो याद होना चाहिए। और TR+1 वाला फॉर्मूला लिखने के बाद उस फॉर्मूले में r की जगह 6 पुटअप कर देंगे तो इट बिकम्स T7। T7 का मतलब 7वां पद हो जाएगा। तो 7वां पद निकालने के लिए TR+1 लिखो, r की जगह 6 रखो, इतना करना पड़ेगा। इसमें n की जगह कितना आएगा? इस प्रॉब्लम की बात करें तो n की जगह 10 है, a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो फॉर्मूले में n की जगह रख देंगे 10, a की जगह जो है वो रख देंगे, b की जगह जो है वो रख देंगे और अंत में जो भी है पूरा उसमें r की जगह 6 रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आपको T7 यानी 7वां पद मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम दिया है उसमें देख रहे हैं कि अगली 3 प्रॉब्लम में प्रॉब्लम अलग अलग है और सभी में क्या निकालना है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब मध्य पद निकालना है। अब आप देख रहे हैं पहला जो मिडिल टर्म वाला प्रॉब्लम दिया है a प्लस बी वाली फॉर्म में है, होल पावर यहाँ पर 10 है, होल पावर 10 एक इवन नंबर पावर में आ रही है और जब इवन नंबर पावर में आ रही है तो उस केस में वहां पर कितने मिडिल टर्म निकलेंगे?
एक मिडिल टर्म निकलेगा, क्योंकि पावर जब इवन होती है, मैंने अभी आपको बताया था उस केस में पावर 10 से 11 पद आएंगे और 11 पद हैं तो बीच वाला एक मिलेगा। तो जब पावर इवन होती है तो एक मिडिल टर्म आएगा। यहाँ पावर ऑड है तो इस वाली प्रॉब्लम में कितने मिडिल टर्म आएंगे? 2। इस वाली प्रॉब्लम में भी कितने मिडिल टर्म आएंगे? 2। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, अभी इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, मैं आपको 3 अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम कराऊंगा। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए प्रॉब्लम दी है, बाकी प्रॉब्लम आपके पास जो भी बुक हो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि DC अग्रवाल की जो बुक आती है श्री साईं पब्लिकेशन की, उस बुक के अंदर पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है, तो आप उसमें काफी सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी। और भी अलग अलग पब्लिकेशंस, अलग अलग पब्लिशर्स की बुक आती है डिप्लोमा मैथमेटिक्स वाली, उसमें आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो ये 4-5 प्रॉब्लम दी है, इसी पैटर्न वाली प्रॉब्लम आती है, आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला प्रॉब्लम जो मैंने लिया है वही उसमें 2 + x² होल पावर 10 है और आपसे पूछा है फाइंड द 7th टर्म, 7वां पद निकालो, 7वां पद निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम जब बाइनोमियल थ्योरम की कोई भी आएगी, इस टाइप की होगी, इसमें बाइनोमियल पार्ट होगा, कुछ होल पावर होगी, किसी टर्म को निकालना है, ऐसा कुछ भी करना है तो आपको प्रॉब्लम में सबसे पहले TR+1 का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला आपका काम ये है कि TR+1 का फॉर्मूला आप लिखो। और TR+1 का फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें N, A और B ये बाइनोमियल थ्योरम के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। इन तीनों की वैल्यू आप फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे। N का मतलब क्या है कि उसमें होल पावर कितनी आ रही है, A का मतलब क्या है कि पहले नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है बाइनोमियल पार्ट में, और B का मतलब है दूसरे नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है बाइनोमियल पार्ट में। समझ गए मेरी बात? तो फॉर्मूला लिखा TR+1 = NCR, मैंने आपको बताया था ना, A⁻n - R B⁻R, ये फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले में n की जगह कितना है 10, a की जगह कितना है 2, b की जगह कितना है x²/4, ये रख दिया, ठीक है ना। n की जगह 10 रख दिया, a की जगह 2 रख दिया और b की जगह x²/4 रख दिया, और साथ में मैंने यहाँ पे r की जगह 6 भी रख दिया, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि 7वां टर्म मुझे निकालना है। तो 7वां टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूले में r की जगह 6 रखेंगे तो ये बन जाएगा T7, और T7 ही 7वां टर्म होता है। तो r की जगह मैंने 6 पुटअप कर दिया। अब ये सब पुटअप करने के बाद क्या बना, तो जैसे r की जगह 6 पुटअप करेंगे, 6 + 1 ये हो जाएगा T7, n की जगह 10, फिर c, r की जगह कितना 6, तो NCR की जगह हो गया 10c6, a की जगह कितना रखेंगे 2, ये a होता है बाइनोमियल पार्ट का पहला। उसके बाद n की जगह 10 - r की जगह 6, तो 10 n - r की जगह कितना आ गया 10 - 6, फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू x²/4, तो लिख दिया मैंने x²/4 टू दी पावर r, और r की जगह कितना रखा है 6, तो टू दी पावर कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद अब इस पूरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको एक तो NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। NCR का फॉर्मूला क्या होता है अपन ने पढ़ा है। NCR = क्या होता है फैक्टोरियल n/r। तो यार 10c6 है, तो 10c6 की जगह कितना आया फैक्टोरियल 10, यानी ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर इनटू में क्या आता है सुपरस्क्रिप्ट नंबर माइनस सबस्क्रिप्ट नंबर, यानी ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, उसका फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 10, उसके बाद फैक्टोरियल 6, इनटू में कितना है 10 - 6, इट मींस 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद 2 की पावर 4, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2 4 टाइम्स, 2 का 2 से 4 बार गुणा, तो 2 को 2 से 4 बार गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 2 2 2 4 बार करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 आएगा। अब x²/4 होल पावर 6 है। ध्यान दीजिए, होल पावर जब किसी पे आती है तो वो पावर न केवल ऊपर वाले टर्म पे बल्कि नीचे वाले टर्म पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी। तो एक तो x² की पावर 6 होगी, तो x² की पावर 6, x² की पावर 6, पावर के ऊपर जब पावर आती है तो वो दोनों पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x² के ऊपर जब 6 पावर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा x⁻12, क्योंकि x के ऊपर 2 पावर, उसके ऊपर होल पावर 6 आ रही है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x की पावर 12 हो जाएगा। और नीचे आएगा 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 का मतलब 4 × 4 × 4 × 4 कितने बार 6 बार। जब 4 का 4 से 6 बार गुणा कराएंगे, देखो 4 का 4 से एक बार कराएंगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, फिर × 4 और कराएंगे, ठीक है ना, फिर × 4 और कराएंगे। तो ऐसे 4 का 4 से जब 6 बार इंटू कराएंगे, 4 × 4 × 4 × 4 6 बार, तो इन सबको मल्टीप्लाई कराने पर 4096 आने वाला है। ये आप करके देख सकते हैं।
तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया x टू द पावर 12 अपॉन 4096। कैसे आया समझ आ गया? अब मैं इस फैक्टोरियल वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो फैक्टोरियल में मैंने आपको बताया था कि नीचे फैक्टोरियल 6 भी आ रहा है, फैक्टोरियल 4 भी आ रहा है। तो नीचे फैक्टोरियल 6 आ रहा है, इस बात को ध्यान में रख के फैक्टोरियल 10 को मैं कैसे खोल रहा हूं? फैक्टोरियल 10 को मैंने खोला 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि 10 फैक्टोरियल 10 को ऐसे खोल सकते हैं ना। इसको हम 10 इंटू फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते थे, इसको हम 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको क्या लिखा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि मुझे मालूम है कि नीचे डिवाइड में फैक्टोरियल 6 है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आगे बढ़ाना है। तो मैंने फैक्टोरियल 10 को लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 को वो का वही रहने दो, और फैक्टोरियल 4 को आप सिंप्लीफाई करके लिख दो पूरा। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि फैक्टोरियल कब तक जाना पड़ता है? जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आएगा। तो फैक्टोरियल 4 की जगह 24 आ गया। यहां पर फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे 24, इधर 16, इधर 4096। इनको जब मैं आपस में कैंसिल करूंगा, जैसे 8 से 24 काट देंगे 3 बार, वैसे बाकी को भी काट देंगे, तो ये सब टर्म फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 और बाकी सब कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा सिंप्लीफाई होके कटने पिटने के बाद 105 अपॉन 128, क्योंकि इसके आगे काटना पॉसिबल नहीं है। तो 105 डिवाइडेड बाय 128, 105 डिवाइडेड बाय 128 ये आएगा, और साथ में x की पावर कितनी आएगी? 12। ये T7 आ गया, 7वां पद आ गया। अब यहां पर मैं आपको कांस्टेंट टर्म वाली जो कॉन्सेप्ट बताने वाला था वो इसमें समझा देता हूं इसी प्रॉब्लम के अंदर। ध्यान दीजिए, ये 7वां जो टर्म आया मेरे पास, 7वां जो पद आया मैंने निकाला, ठीक है ना। पूरे एक्सपांशन के अंदर पावर 10 में 11 पद आएंगे, 11 में से 7वें नंबर पे ये टर्म आएगा। तो ये जो 7वें नंबर वाला टर्म आ रहा है, आप देख रहे हैं इसमें x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें x हमारे पास आ रहा है, x की कोई ना कोई पावर आ रही है। तो ये जो टर्म बना, इट इज नॉट कांस्टेंट टर्म, ये अचर पद नहीं है, क्योंकि अचर पद की अवधारणा, ये कांस्टेंट टर्म की कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा टर्म जिसमें x शामिल ना हो, जिसमें x ना आए, x रहित पद है ना, ऐसा टर्म जिसमें x ना आए, टर्म फ्री फ्रॉम x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x से स्वतंत्र पद, x से मुक्त पद, जिसमें x ना आए, उसको अचर पद बोला जाता है। तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अगर इसी प्रॉब्लम में कांस्टेंट टर्म पूछता तो मैं ऐसा टर्म निकालने की कोशिश करता जिसमें x ना आए। तो क्या इसमें 11 पद आएंगे तो सभी पदों को निकाल के देखेंगे आप, पहला दूसरा तीसरा 11वां सब, और सबको निकालने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें x नहीं आ रहा है? नहीं। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने के बजाय हम यहां पे क्या करेंगे कि शुरू में ही पता लगा लेंगे कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें x नहीं आएगा। तो ऐसा टर्म कौन सा होगा, कैसे पता लगेगा, वो हम प्रॉब्लम करेंगे तब देखेंगे। लेकिन जहां तक इस प्रॉब्लम का सवाल है, इसमें केवल 7वें नंबर वाला पद पूछा था, सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था। तो मुझे जो बाइनोमियल वाला क्वेश्चन दे रखा था, सब सॉल्यूशन करने में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, TR+1 का फॉर्मूला लिखूंगा, और TR+1 वाले फॉर्मूले में n, a और b ये वैल्यू तो आपको शुरू से पता होती है। n मतलब जो पावर आ रही है, मतलब जो बाइनोमियल का पहला पार्ट है, पहला टर्म है, और b मतलब बाइनोमियल का जो सेकंड है वो लिख देंगे, और a और b और n लिखने के बाद उसमें r की जगह कितना पुटअप करेंगे, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर का टर्म निकालना है। इसमें 7वां पद निकालना था तो आपने r की जगह 6 रखा। अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में 10वां पद निकालना होता तो मैं r की जगह कितना रख देता, 9। ऐसे मैं किसी भी नंबर वाले टर्म को निकाल सकता हूं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछा जाता है। दूसरा आता है प्रॉब्लम मिडिल टर्म वाला। ध्यान दीजिए, इसमें पूछा है फाइंड द मिडिल टर्म इन 2 + x² अपॉन 4 होल पावर 10। प्रॉब्लम इस बार भी मैंने वही ली है, पावर यहां पे वही लिखा है 10, और इसमें कौन सा टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। देखिए, मिडिल टर्म निकालना है तो आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि इसमें पावर इवन आ रही है। इवन पावर आने का मतलब है कि 11, 10 पावर है तो कितने पद आएंगे, 11, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 पद आएंगे।
11 पद आएंगे तो बीच में कौन सा होगा, बस अपने को देखना है। तो जब पावर 10 आती है यानी इवन पावर आती है तो एक मिडिल टर्म होता है। अब वो कौन से नंबर वाला होता है, या तो आपके पास पूरा बना के देख लो, 11 आप डाट लगा लो, 10 पावर आ रही है, 11 डाट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और देख लो बीच में कौन सा आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा देखो इसमें ये लिख के समझाता हूं। देखिए यहाँ पे मैं 10 डाट लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डाट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कितने टर्म आने वाले हैं, 11 टर्म आने वाले हैं। तो 11 टर्म आने वाले हैं तो मैंने 11 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से आपको देखना है कि बीच में कौन सा आ रहा है। तो आप देखिए 11 आ रहे हैं इसमें, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 टर्म आएंगे ना। तो आप देखो ये जो छठे नंबर वाला टर्म आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला, ये जो टर्म यहाँ पे है छठे नंबर वाला, ये यहाँ पर मिडिल टर्म है। क्यों मिडिल टर्म है ये मिडिल टर्म क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके इस तरफ कितने टर्म छूट रहे हैं, 5 छूट रहे हैं ना। देखो आप 1 2 3 4 5, और इसके इस तरफ भी कितने छूट रहे हैं, 5 टर्म हो रहे हैं। तो ऐसे आप डॉट लगा के पता लगा सकते हैं, ऐसे लाइंस बना के, है ना। 11 टर्म आ रहे तो 11 लाइन बना लो, 11 लाइन बनाने के बाद आप देख लो कि बीच में कौन सा आ रहा है। अगर यहाँ मान लीजिए लाइन 12 होती, 12 लाइन होती, मान लीजिए पावर यहाँ पे 11 होती और पावर 11 होती, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने टर्म आते, 12 टर्म आते। तो 12 अगर आते तो उस केस में एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा होगा पता नहीं लगता। तब कितने मिडिल में होते, 2। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मिडिल में वहां पे कितने होंगे, उस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे। तो वो 2 मिडिल टर्म आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से तय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अपन वापस स्लाइड के ऊपर आ रहे हैं, और स्लाइड के ऊपर आने के बाद अपन देखते हैं कि क्या उसमें हो रहा है। देखो यहां पर मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म कौन से नंबर वाला होगा। तो यहाँ पे पावर 10 आ रही है, पावर 10 जो आ रही है इवन नंबर है। अगर आपको लाइंस ड्रा करके नहीं देखना हो तो डायरेक्ट भी हमारे पास तरीका है। आप क्या करो, आप यहां पर ये कर दो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये भी मत लगाना आप तो, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। देखो पावर यहाँ पे 10 है, मैंने क्या लिखा है कि n/2 को सॉल्व करेंगे, n/2 को सॉल्व करो। n/2 का मतलब है कि 10, n की जगह 10 है, 10/2 कर देंगे तो 10/2 क्या आएगा, 5 आएगा, ऊपर ts लगा मतलब क्या हो जाएगा, 5th। तो मैंने लिखा है 5th टर्म विल बी मिडिल टर्म। ये रॉन्ग है, गलत है, यहाँ गलत लिखा गया है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। गलत इसलिए क्योंकि पावर 10 है तो उस केस में 5वां टर्म मिडिल टर्म नहीं होगा, बल्कि छठा टर्म मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे n/2 टर्म की जगह थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे अपन। यहाँ होता है एक्चुअल में n+2/2। क्या होता है ये, n+2/2। यहाँ पे n/2 की जगह आता है ऊपर n+2/2। तो n+2/2 को सॉल्व करते तो 5 नहीं बल्कि 6 आता, क्योंकि n+2/2 में जब n की जगह 10 रखेंगे तो 10+2 12, 12/2 यानी 6 हो जाता है। तो 6th टर्म छठा टर्म मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ n+2/2 फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला n+2/2 टर्म ये मिडिल टर्म होता है। और इतना लेंदी तरीके से सोचने के बजाय आप तो 10 पावर आ रही है तो 11 पद आएंगे, 11 डॉट लगा दो और देख लो कि बीच में कौन सा आएगा, तो वो नंबर वाला टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छठे नंबर वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म निकालना है मतलब छठा टर्म निकालना है। तो छठा टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले TR+1 वाला फॉर्मूला लिखूंगा। अब यहाँ पे मुझे पता लग गया कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। अब जब ये पता लग गया तो आपको TR+1 वाला फॉर्मूला लिखना है, और TR+1 वाले फॉर्मूले में R की जगह पुटअप करना है। जब छठा निकालना है तो R की जगह कितना पुटअप कर देंगे, इसमें 5, और 5 पुटअप करके सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 पुटअप करा, क्योंकि यहाँ मैंने 5वें टर्म को मिडिल टर्म मान लिया था, जबकि 5वां नहीं छठा मिडिल टर्म इसमें होगा। तो ये पूरा प्रॉब्लम मैंने T5 के लिए सॉल्व किया है, ये गलत है। T5 की जगह मुझे किसके लिए सॉल्व करना होगा इस प्रॉब्लम को, T6 के लिए। और T6 के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि R की जगह 4 नहीं बल्कि मुझे कितना रखना पड़ेगा, 5। तो सॉल्व करके T6 आएगा, वो जो भी आएगा वही मिडिल टर्म होगा। तो इस प्रकार से मिडिल टर्म निकाला जा सकता है। पावर मान लीजिए 11 होती, ऑड पावर होती तो हाँ कितने मिडिल टर्म होते, 2।
और उनके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं। उनके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2 नंबर वाला, और एक होता है n+3/2 नंबर वाला। ध्यान दो, जब इवन पावर है तो कौन सा नंबर वाला टर्म मिडिल टर्म होता है, n+2/2 नंबर वाला, और जब पावर ऑड है तो कौन सा नंबर वाला टर्म मिडिल टर्म होते हैं, n+1/2 और n+3/2। जैसे पावर मान लीजिए 11 है तो n+1/2 में क्या आएगा, 11 + 1/2 यानी 6, और n+3/2 यानी क्या आएगा, 11 + 3 14/2 यानी 7, यानी छठा और सातवां टर्म वहां पर मिडिल टर्म होगा अगर पावर 11 है तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो प्रॉब्लम पूछा है अगला, देखो एक तो प्रॉब्लम मैंने आपको कराया जिसमें केवल एक पर्टिकुलर नंबर वाला टर्म पूछा है, दूसरा प्रॉब्लम हमने मिडिल टर्म वाला करा क्योंकि बाइनोमियल के अंदर यही प्रॉब्लम आती है, और तीसरे टाइप का जो प्रॉब्लम आ सकता है वो कौन सा होता है, लास्ट टाइप कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म वाला टर्म हमें निकालना है, हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा टर्म इसमें आएगा जिसमें एक्स ना हो। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, या अचर पद को निकालो, या ऐसा पद निकालो जो x से स्वतंत्र हो, यानी फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसे भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने tr+1 का फॉर्मूला लिखा। tr+1 का फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने n की जगह कितना रख दिया, 12, क्योंकि यहाँ पे पावर 12 आ रही है। r अभी r ही है, क्योंकि r की जगह क्या रखना है मुझे पता नहीं है। a क्या है मुझे पता है, a का मतलब बाइनोमियल पार्ट का पहला 2x/3, तो 2x/3, n-r मतलब कितना हो जाएगा, 12 - r। सेकंड में b की जगह कितना है, 3/2x, तो 3/2x होल पावर r। तो ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी और b की वैल्यू रख दी। जहां n आ रहा है 12 रख दिया, जहां a आ रहा है 2x/3 रख दिया, और जहां b आ रहा है वहां 3/2x रख दिया, और r की जगह r ही रहने दिया। अभी अब इस पूरे को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। मैंने क्या लिखा, 12CR। मैंने अभी आपको बताया था कि जब होल पावर आती है तो होल पावर आ रही है तो वो सब पे आएगी अलग अलग, यानी 2 पे भी आएगी उतनी पावर, 3 पे भी उतनी पावर आएगी, और x पे भी उतनी पावर आएगी। तो मैंने 2 और 3 पे अलग अलग करने के बजाय 2/3 को कंबाइन कर लिया, और 2/3 की पावर कितनी रख दी, 12 - r, क्योंकि होल पावर है ना, तो 2/3 के ऊपर भी 12 - r पावर आएगी। और उसके बाद क्या बचेगा, x के ऊपर कितनी पावर आएगी, 12 - r, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे x की पावर 12 - r। यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने आपके सामने बचा ली, देखो मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या था, वहां पर था 3x/2 प्लस यहां से 2x/3 था, ऐसा था 2x/3 प्लस कितना था 3/2x, और होल पावर कितना था 12। ये प्रॉब्लम था मेरा। मैंने क्या करा, मैंने tr+1 = NCR, यानी क्या लिखा 12CR, फिर क्या लिखा a यानी कितना है 2x/3, होल पावर कितना है 12 - r, फिर b की जगह मैंने कितना लिखा 3/2x और होल पावर r, ये मैंने लिखा। उसके बाद मैंने क्या करा, देखो 12CR, थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा। फिर मैंने क्या करा कि इसमें 2 और 3 को एक साथ कर लिया, यानी क्या कर दिया 2/3, और 2/3 की पावर कितनी है 12 - r। उसके बाद x की पावर वो भी कितनी हो जाएगी 12 - r, और उसके बाद सेकंड टर्म में क्या है 3/2x, तो 3/2x को मैंने कैसा लिख दिया 3/2 होल पावर r। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं, नीचे x नीचे है ना इस बार, तो 1/x और होल पावर r, ऐसा कर दिया। ठीक है ना, क्या करा देखो आप 12CR, 2/3 की पावर 12 - r, x की पावर 12 - r, इधर 3/2 की पावर r, और नीचे x है 1/x की पावर r, ऐसा मैंने करा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं यहां से थोड़ा सा लिख रहा हूं, जगह मेरे पास जो है इधर 12CR, थोड़ा समझ लो उसको बस, 3/2
2/3 क्या है, 2/3 की पावर 12 माइनस आर और 3/2 की पावर आर, ये और x को दोनों को कंबाइन करना है। कौन कौन से दो x है मेरे पास, एक x ये रहा ऊपर है और एक x नीचे है। इस वाले x के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 12 माइनस आर, और इस वाले x के ऊपर पावर कितनी आ रही है, r। यानी x के ऊपर पावर ऊपर 12 माइनस आर आ रही है और नीचे x के ऊपर कितनी पावर r आ रही है, दोनों x है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, ऊपर की पावर में से नीचे की पावर रिड्यूस हो जाएगी, और ऊपर की पावर में से नीचे की पावर रिड्यूस होगी तो ऊपर 12 माइनस आर है, नीचे आर पावर है ना। नीचे आर पावर क्यों, देखो x की पावर आर नीचे आ रहा है, इधर x की पावर जो भी है ऊपर आ रही है, तो ऊपर की पावर में से नीचे की पावर यानी 12 माइनस आर में से आर को माइनस करेंगे, तो 12 माइनस आर में से आर को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x टू द पावर 12 माइनस आर, यानी कितना हो जाएगा ये सब कुछ। और ये सब कुछ लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, x की पावर, x नीचे कुछ नहीं है, x की पावर 12 माइनस आर यानी कितना हो जाएगा, -2r, यानी यहां हो जाएगा x की पावर 12 -2r। बाकी ये जो भी आ रहे हैं, तो उसी चीज को मैंने वहां पर आपको देखो स्लाइड के अंदर बताया है। देखो आप, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया x की पावर 12 -2r कैसे आया है ना। बाकी 12c से r, 2/3 की पावर 12 माइनस आर, 3/2 की पावर आर, ये उसमें आ रहा था, और x की पावर 12 -2r, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब मुझे कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब ऐसा टर्म निकालना है जिसमें x न आए। उसको निकालने के लिए मैं इस जो अंत में मेरे पास बना है उसमें r की जगह कितना पुटअप करने वाला हूं, 6। क्यों, क्योंकि r की जगह 6 पुटअप करने से क्या हो जाएगा, आप देखो x पे फोकस करो आप, x की पावर जो 12 -2r आ रही है आपको देखना है कि वो 0 कब होगी। तो जब यहाँ r की जगह 6 पुटअप करेंगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा, और 12 - 12 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 आने का मतलब है कि वो 1 हो जाएगा, और 1 आने का मतलब है कि x वहां से रिमूव हो जाएगा। तो हमें x को रिमूव करना है, तो r की जगह ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है जिसको पुटअप करने से x रिमूव हो जाए, x गायब हो जाए। तो x को गायब करने के लिए r की जगह कितना पुटअप करना पड़ेगा, 6। तो ये पूरा पहले आपको मतलब tr+1 में n, a और b की वैल्यू रख के पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता लगेगा कि r की जगह क्या रखें। स्टार्ट में r की जगह आप क्या रखेंगे ये पता नहीं लग पाएगा, मिडिल टर्म में पता लग जाता है कि कौन से नंबर का टर्म मिडिल टर्म होने वाला है, लेकिन कौन से नंबर का टर्म कांस्टेंट टर्म होने वाला है ये पता शुरुआत में नहीं लगता है। आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है r के लिए ही, और x की पावर को कंबाइन करके बना लेना है और देखना है कि वो 0 कब होगी। तो r की जगह मैंने 6 रखा, तो 6 रखने से ये क्या हो जाएगा, 12 - 12 0, तो r की जगह मैंने 6 रख देना है। r की जगह 6 रखने से क्या बनेगा, t7, इधर क्या आएगा 12c6, इधर क्या आएगा 2/3, और 12 माइनस आर की जगह 6 यानी 12 - 6, 3/2 की पावर r, यानी r की जगह 6 तो 3/2 की पावर 6, और r की जगह 6 रखने से x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। x की पावर 0 माने वहां से x रिमूव हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाता है, तो x गायब। बाकी मेरे पास क्या बचा, 12c6, 2/3 की पावर 6 और 3/2 की पावर 6, दोनों की पावर 6 है, 2/3 की पावर भी और 3/2 की पावर भी 6 इंटू में है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू 3/2 होल पावर 6 ऐसा लिख सकता हूं। और 2/3 इंटू 3/2 होल पावर 6 लिखूंगा तो 2/3 इंटू 3/2 में 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की पावर 6 यानी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, 12c6, यानी इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास बचता है केवल 12c6, और 12c6 को मैं जब सॉल्व करूंगा फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से जो कॉम्बिनेशन का होता है, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 924। तो आप देख रहे हैं कि ये 924 आंसर आया। ये कांस्टेंट टर्म है, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी x नहीं है, तो दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या दिस इज द कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार से अपन ने एक एक करके यहाँ पर तीनों टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। तीनों टाइप की प्रॉब्लम को करने के बाद अब हमारा कंक्लूजन ये निकला कि बायनोमियल की कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है tr+1 का फॉर्मूला। tr+1 का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, n क्या होता है, a क्या होता है और b क्या होता है। तो n, a और b की वैल्यू पुटअप कर देना है, और n, a और b की वैल्यू पुटअप करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर वाला टर्म पूछा है तो आपको क्या करना है, अगर 7वां टर्म पूछा है तो r की जगह 6 पुटअप कर देना है। इस प्रकार से अगर चौथा पद पूछा है तो r की जगह 3 पुटअप कर देना है, सिंपल। अगर मिडिल टर्म वाली प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, यानी एक मिडिल टर्म होगा या दो होंगे,
एक होगा तो आपको एक बार करना पड़ेगा, TR+1 वाले फॉर्मूले में फिर एक बार वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, और अगर दो मिडिल टर्म होंगे तो TR+1 वाले फॉर्मूले में दो बार आपको R की अलग अलग वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पावर 6 है तो 6 पावर आ रही है, इसका मतलब पावर क्या आ रही है, इवन पावर आ रही है, तो एक मिडिल टर्म होगा। पावर ऑड आ रही है तो कितने टर्म होंगे, दो मिडिल टर्म होंगे। और कांस्टेंट टर्म वाली प्रॉब्लम आती है तो आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें x नहीं होगा, तो उसको पता लगाने के लिए आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अंत में जो आया है उसमें r की जगह क्या रखें, जिसको रखने से x गायब हो जाए, x रिमूव हो जाए, मतलब x की पावर 0 हो जाए। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है और ये अप्लाई करके आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर में ही कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ अपन वापस आपके सामने आएंगे, आपके बीच में आएंगे। थैंक यू। इन सारी प्रॉब्लम को आप करिए और प्रॉब्लम को करेंगे तो खुद ब खुद आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।